नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ अपडेट्स मिलते रहेंगे। और उसके साथ ही ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे यदि फॉलो करें तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए फ्री स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, यदि आप देखें तो कार्बन ऑफसेट मार्केट, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 के पहले पहले कार्बन ऑफसेट मार्केट $100 बिलियन टच कर जाएगा, यानी बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है ये। तो इंडिया में भी देखें तो इस पर काफी ज्यादा चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। तो RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा जैसी कई अन्य कंपनियां हैं जिन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ऐसा वो शपथ लेते हैं। वैसे ही आप देखें, गूगल के बारे में आपने सुना होगा, वो पहली कंपनी बन चुकी है जो उसकी लाइफ साइकिल में आज से शुरुआत से लेके अब तक उसने जितना भी कार्बन प्रोड्यूस किया है वो सब कार्बन उसने अकाउंट कर लिया है और वो सारा का सारा कार्बन उसने सीक्वेस्टर भी करवा दिया है। तो वो टोटली कार्बन न्यूट्रल हो चुकी है थ्रू आउट इट्स इंटायर ऑपरेटिंग हिस्ट्री। तो दोस्तों, इन सभी में बहुत बड़ा रोल है कार्बन ऑफसेट मार्केट का। तो दोस्तों, आज बहुत जरूरी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये कार्बन ऑफसेट सबसे पहले है क्या, और इस मार्केट के रेगुलेशन में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, आज इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हो सकता है आपको स्पीड मेरी स्लो लगे थोड़ी, तो आप क्या करें, तो उसको 1.25 1.5x पर देखें। मेरा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति बिल्कुल स्लो समझता है वो भी इसको समझ सके, तो कोई दिक्कत ना हो। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुझे मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आने वाले दिनों में भी, मेंस के लिए भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कार्बन ऑफसेट मार्केट है क्या। तो दोस्तों, कार्बन ऑफसेट अगर आप देखें तो इसका मतलब है पाप का प्रायश्चित। मान लीजिए कोई कंपनी है, एविएशन इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है, मान लीजिए एक बड़ा 5 स्टार होटल का कोई ग्रुप है ना, शेरेटन मान लेते हैं। तो वो होटल है, वो होटल में एसी लगा होगा रूम्स में, घर पे वो ग्राउंड वाटर पंप करते होंगे स्विमिंग पूल से लेके नहाने के लिए। तो इन सभी के दौरान वो क्या कर रहे हैं, ढेर सारा फ्यूल पर रिक्वायरमेंट है, एनर्जी पर रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है उसमें काफी एनर्जी वो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से लेते हो, तो कोयला जलता हो। इस दौरान कोयला जलेगा तो एटमॉस्फेयर में CO2 जाएगा। तो कोई इंडस्ट्री है तो वो क्या करती है अपने लाइफ साइकिल में, अपने इंडस्ट्री के, अपने इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए CO2 प्रोड्यूस करती है। तो अब वो कहती है कि मुझे बनना है, प्लेज ले लिया है उसने भी कि हम भी बनेंगे आने वाले दिनों में कार्बन न्यूट्रल, कि हम भी बन जाएंगे कार्बन न्यूट्रल, ऐसा उसने प्लेज ले लिया है। तो अगर वैसा प्लेज लिया है तो क्या करना होगा, कार्बन जितना वो प्रोड्यूस कर रही है उसको अकाउंट करना होगा, उसके लिए ऑफसेट्स जनरेट करने होंगे। तो मान लीजिए शेरेटन अपने लाइफ साइकिल में 100 यूनिट्स ऑफ CO2 एक साल में प्रोड्यूस करती है, वो थर्मल पावर प्लांट को जला के जो बिजली बन रही है उसके द्वारा। तो अब वो क्या कर सकती है, उस 100 यूनिट में मान लीजिए 50 यूनिट के लिए वो क्या करे, एक जंगल का ट्रैक ले ले, बोले कि मैं अपने फॉरेस्ट के पास में जो भी नियरेस्ट फॉरेस्ट है, पैच ऑफ लैंड है, वहां पे पेड़ पौधे लगाऊंगा और उस पेड़ पौधे के से होने वाला जो जंगल है उस जंगल को मैं मेंटेन करूंगा। ये जंगल इतना बड़ा होगा कि ये हर साल 50 यूनिट ऑफ CO2, मान लीजिए 50 टन ऑफ CO2 सिक्वेस्टर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या हो गया, उसका 50 यूनिट अकाउंट हो गया यहां पे। तो 100 यूनिट टोटल प्रोड्यूस करता है ये, 50 यूनिट तो जंगल से अकाउंट कर लेता है। दूसरा बोलता है मैं और क्या करूंगा, तो वो बोलता है कि मैं अपने होटल के छत पर सोलर पैनल लगा दूंगा। सोलर पैनल लगा दूंगा तो क्या होगा, मान लीजिए वो सोलर पैनल से 50 यूनिट बिजली बना लेती है। तो इस दौरान उसने क्या किया, तो टोटल के टोटल 100 यूनिट्स, वो जो फॉसिल फ्यूल पर उसकी निर्भरता थी जिससे एटमॉस्फेयर में CO2 जनरेट होता था, वो उसने खत्म कर दिया। और इस प्रकार से उसके कार्बन हो गए प्रॉपरली 100% ऑफसेट, और इस प्रकार से ये शेरेटन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री होटल्स क्या हो गए, कार्बन न्यूट्रल। तो दोस्तों, ये तो हुआ कार्बन ऑफसेट। तो आई होप आप लोग कार्बन ऑफसेट तो अब अच्छे से समझ गए। तो अब हम जानेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं इस कार्बन ऑफसेट मार्केट के। दोस्तों, टेक्निकल कंसेप्ट है तो स्मार्टली सुनिए, समझिए एंड ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, आइए एक केस स्टडी लेते हैं, कैलिफोर्निया की रियल केस स्टडी है, कैलिफोर्निया की है। तो आइए देखते हैं कैलिफोर्निया में क्या हुआ जो ऐसे लोगों ने कहा ये कार्बन ऑफसेट मार्केट तो
कार्बन डिजास्टर है। ऐसा क्यों कहा, तो आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, कैलिफोर्निया में ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशंस एक्ट पास होता है, जिसका उद्देश्य होता है कैलिफोर्निया स्टेट की, ये यूएस में कैलिफोर्निया स्टेट है, इस कैलिफोर्निया स्टेट की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2020 तक 1990 लेवल्स तक हो जाए और आने वाले दिनों में और भी कम हो जाए। तो कैलिफोर्निया कंप्लायंस ऑफसेट प्रोग्राम इसके तहत लॉन्च किया गया, रन किया गया। तो ये अगेन कार्बन ऑफसेट मार्केट है, उसी को रन कर रही है। तो यहां पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने क्या किया है, पूरे कैलिफोर्निया को अलग अलग दो रीजन में मेजरली डिवाइड किया है। एक है कोस्टल रीजन, एक है इनलैंड रीजन। कोस्टल रीजन में दोस्तों रेडवुड जैसे जंगल हैं, उनके पेड़ हैं, रेडवुड जैसे पेड़ हैं, जो कि बहुत ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या है, डार्क ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, यानी 1 एकड़ ऑफ रेडवुड 200 प्लस टन्स ऑफ CO2 को स्टोर कर लेता है। वहीं इनलैंड रीजन आप देखें तो 100 यूनिट्स के करीब है। तो दोस्तों, अब अगर ये लाइन, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो इस लाइन के इस तरफ क्या है, जंगल कमजोर है, इस तरफ जंगल क्या है, घना वाला, जो बहुत ज्यादा CO2 स्टोर करता है। तो अगर मैं कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम रन कर रहा हूं, तो मैं कौन से साइड का जमीन मेंटेन करना चाहूंगा? जाहिर सी बात है, मैं 1 एकड़ यदि यहां का जमीन मेंटेन करूं कंपेयर टू दिस, मैं 1 एकड़ में ही बहुत ज्यादा कार्बन स्टोर करवा लूंगा, सिक्वेस्टर करवा लूंगा। कार्बन ऑफसेट 1 एकड़ जमीन से ही ये डार्क ग्रीन वाले कलर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाइट ग्रीन वाले कलर में क्या होगा, 1 एकड़ में उसका आधा ही होगा। अगर 100 है, ये 200 है, तो उसका आधा ही होगा। यानी कि ये 1 एकड़ जमीन जितनी कार्बन कैप्चर एंड स्टोर करेगी, कार्बन सिक्वेस्टर करेगी, ये लाइट ग्रीन वाली एटलीस्ट 2 एकड़ जमीन चाहिए। तो यानी ज्यादा मेंटेनेंस। तो अगर मैं फॉरेस्ट मैनेजर हूं, जिसका उद्देश्य है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज करवाना और कार्बन ऑफसेट्स में इसको बेचना, तो मैं क्या चाहूंगा, मैं यहां पर ही इसको मेंटेन करना चाहूंगा जंगल को। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, इनमें कुछ इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिस्टेक कर दिया है और लाइन के इस तरफ और इस तरफ, यानी लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन का जो फॉरेस्ट का अंतर है, बस मैप पे है, बस पेपर पे है। रियलिटी में दोनों साइड एक जैसे फॉरेस्ट हैं। तो क्या होगा, तो होगा यूं दोस्तों कि आप भले 1 एकड़ मेंटेन करोगे, कुछ इस तरफ भी, इस तरफ मान लीजिए ये डार्क ग्रीन है, होना चाहिए यहां का 1 एकड़ 200 यूनिट ऑफ CO2 को स्टोर करना चाहिए, लेकिन ये बस 100 यूनिट कर रहा है। तो अब मुझे बताइए, यहां पे यदि कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल, एक फॉरेस्ट मैनेजर है, वो यहां पे 10 एकड़ जमीन मेंटेन कर रहा है, यानी ऑन पेपर वो कितने यूनिट्स बेच रहा है CO2 के? 2000 यूनिट। सही बात है। अब वो अगर 2000 यूनिट बेच रहा है यहां पे, लेकिन रियलिटी में कितना CO2 सच में कैप्चर कर रहा है? 1000 यूनिट। यानी कि अगर यहां पे ऑपरेट कर रही है गूगल बोल रही है कि मेरे 2000 यूनिट के CO2 का मेंटेन करो, बदले में मुझसे पैसे ले लो, तो गूगल को तो लग रहा है कि उसके 2000 यूनिट ऑफ CO2 अकाउंट हो जा रहे हैं इस 10 एकड़ के जमीन से। पर रियलिटी में तो गूगल का बस 1000 यूनिट ऑफ CO2 ही अकाउंट हो रहा है। यानी 1000 यूनिट के गूगल के पाप जो हैं, वो उसकी माफी तो हो जा रही है, लेकिन बाकी के 1000 यूनिट गूगल को नहीं मालूम, लेकिन इस फॉरेस्ट ऑफिशियल को मालूम है, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ये फॉरेस्ट मैनेजर को मालूम है कि वो अकाउंट नहीं हो रहे। यानी गूगल इन शॉर्ट एक्स्ट्रा 1000 यूनिट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में जनरेट कर रही है, जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन कागज पे तो वो बोल दे रही है कि गूगल क्या हो गई है, कार्बन न्यूट्रल। समझे क्या है मेन अकाउंटिंग चैलेंज क्या हुआ है? तो ये कार्बन प्लान एनालिसिस एक NGO है, उसने ऐसा पाया है, उसी की अकाउंटिंग है। उसका कहना है कि 30% ऑफ दी ऑफसेट्स इसी प्रकार से ओवर वैल्यूड हैं एंड $400 मिलियन से भी ज्यादा एक्सेस कार्बन क्रेडिट्स इस प्रकार से बन जा रहा है। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम गड़बड़ है। कार्बन प्लान कह रही है इस प्रकार से मिलियंस ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में जनरेट हो रहा है। तो गूगल जैसी कई कंपनियां, अमेज़न जो भी होंगी, जो कि उस पर इन्वेस्ट कर रही होंगी, उनको तो लगता है उनका ये तराजू बैलेंस्ड है, वो जितना CO2 जनरेट कर रहे हैं उतना CO2 सिक्वेस्टर हो जा रहा है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी दोस्तों ये है
कि वो CO2 ज्यादा रिलीज कर रहे हैं। ऑन पेपर तो सीक्वेस्टर हो जा रहा है, पर रियलिटी ये है कि रियलिटी में वो CO2 सीक्वेस्टर नहीं हो रहा, वो CO2 जमीन में नहीं आ रहा, पौधे के बायोमास में नहीं बन जा रहा। तो पहला समझ आया आपको, यानी कि बोगस क्रेडिट जनरेट हो रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री इन शॉर्ट पॉल्यूट करते जा रही है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ऑफसेट्स आर लाइक रेमिशन फॉर सिन। क्या मतलब? पेपल इंडल्जेंस भी कह देते हैं इसको। सुना है पेपल इंडल्जेंस क्या होता है? तो डार्क एजेस का वक्त था, क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक्त पोप एक स्टैंप इशू करते थे, इतने पैसे में ये खरीद लो, ताबीज गोल्ड का कुछ एंकलेट वैंकलेट भी बन जाता था, ये खरीद लो बहुत महंगे दाम पे, ये खरीद लो तो तुमने इस दुनिया में जितना भी अब तक पाप किया है वो सब पाप से तुम्हें माफी मिल जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कार्बन ऑफसेट मॉडल भी कुछ वैसा ही है। ये एक प्रकार का पेपल ऑफेंस, एक प्रकार का पेपल इंडल्जेंस है, रेमिशन फॉर सिन है, पाप की माफी है। ये देखिए, ये आदमी कह रहा है देखिए मैंने ये एसयूवी खरीद ली, फॉरगिव मी, आई हैव दिस एसयूवी, जो कि एटमॉस्फेयर में CO2 छोड़ता जा रहा है। ये देखिए, ये फॉरेस्ट मैनेजर बोला लो गो दाई वे, द सिंस आर ऑफसेट, सर्टिफिकेट दे दिया, बोला मैंने तुम्हारे एसयूवी के लिए पौधे लगा दिए, बदले में पैसा इससे ले लिया। तो ये क्या है? ये उसी प्रकार का पेपल इंडल्जेंस है। तो दोस्तों यहां पे एक डिलेमा है, किसी कंपनी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो होटल इंडस्ट्री का, फर्स्ट प्रायोरिटी तो होना चाहिए उसका कि वो अपनी मेजॉरिटी जो एनर्जी नीड्स हैं वो एनर्जी नीड्स कम करे, यानी क्या करे? एनर्जी एफिशिएंसी करे, नंबर 1। नंबर 2, जितना हो सके उतनी एनर्जी क्लीन एनर्जी के द्वारा जनरेट करे, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसकी होनी चाहिए सोलर पैनल पर निर्भर करे, उसके बाद एफिशिएंट सिस्टम लगाए, 5 स्टार रेटिंग वाली एसी लगाए, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि जंगल लगाए। तो ये जो प्रोसेस है ये सस्टेनेबल है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कंपनी सबसे पहले ही रिजॉर्ट में क्या करते हैं? कहते हैं कि भाई हमें तो जंगल लगा देना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी नेचुरली क्या होनी चाहिए कि आप अपनी एनर्जी कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज करें, उसके बाद बचा खुचा आप क्या करें कि हाँ उसको ऑफसेट कर दें, उसके बाद भी जो बच रहा है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट इसीलिए कहते हैं कार्बन ऑफसेट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि एसयूवी खरीद लिया और फिर चले गए जाके बोले मेरे गुनाह माफ कर दो, तो बदले में गोल्ड ले लिया। अरे भाई एसयूवी के जगह आप चाहते तो हाइब्रिड व्हीकल लेते, बड़ी ही गाड़ी का शौक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई अच्छी वाली ले लेते। तो क्यों आपने एसयूवी ली? आपने ये पाप किया क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? तो उसका भी अकाउंटिंग होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी दी, इसीलिए ऑफसेट शुड ऑलवेज बी दी लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट देखिए, यहां पे ये जो एसयूवी का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ये बस समझाने के लिए, एक इंडिविजुअल एसयूवी की नहीं, यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंडस्ट्री का भी बिहेवियर कुछ इस इंडिविजुअल कंज्यूमर जैसा ही है कि एक एसयूवी ले ली मुझसे गुनाह हो गया। वैसे एक बड़ी सी इंडस्ट्री है, वो भी कई बड़ा सा जंगल काट दी, वहां पे माइनिंग कर ली और उसके बाद बोली चलो चाइना में पेरू में जाके जंगल उगा लेते हैं। अरे जरूरत क्या थी? हो सकता था उसकी जगह और कोई ऑल्टरनेटिव तरीका होता। आप इतना बड़ा जंगल काटने के बजाय आधा जंगल ही काट के भी काम कर सकते थे अगर एफिशिएंट मशीनरी आपकी होती। लेकिन आपने एफिशिएंट मशीनरी पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने सिंपल रूट ढूंढा कार्बन ऑफसेट का। तो ये सिंपल रूट शुड ऑलवेज बी दी लास्ट रिजॉर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो कार्बन ऑफसेट मार्केट का दोस्तों तीसरा सवाल उठता है, गवर्नेंस कैसे हो? आपने शायद मूवी तो सीरीज भी देखी हो, मूवी भी देखी हो, हर्षद मेहता वाली जी की, उनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, सीरीज भी बन चुकी है। तो आपने देखा है ना कितना मुश्किल है सिक्योरिटीज उनको रेगुलेट करना। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, प्रॉपर उसको मैनेज करती है, रेगुलेट करती है दोस्तों। उसमें तो फिर भी चीजें आंख के सामने विजिबल हैं, लेकिन जब आप कार्बन ऑफसेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। इसको रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है। आपने देखा कैलिफोर्निया सरकार इसको रेगुलेट कर रही थी पिछले केस स्टडी में, फिर भी कैलिफोर्निया में कितनी बड़ी समस्या हुई, एंड कहते हैं कि ये कार्बन ऑफसेट कार्बन डिजास्टर बन गया। तो दोस्तों मेन समस्या क्या है यहां पे कि थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कोई फॉरेस्टेड लैंड कितना कार्बन कैप्चर करता है, पर रियलिटी में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फाइनेंस वेटरन जो कि यूजुअली इस प्रकार के एक्सचेंज को मैनेज करते हैं, कार्बन ऑफसेट के या किसी भी एक्सचेंज को जो मैनेज करने वाले हैं, वो साइंटिफिक न्यूएंसेस ऑफ फॉरेस्ट्री नहीं समझ सकते
कि कितना सच में एफॉरेस्टेशन से, इस ट्रैक ऑफ लैंड से कितना कार्बन जमा हो रहा है। थ्योरेटिकली वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी को हायर करके, लेकिन रियलिटी में आपको हर पैच ऑफ लैंड पे रेगुलर टेस्टिंग करनी है, जाके देखना है, तब जाके उसको अकाउंट कर सकते हो। तो इतना आसान काम नहीं है। एंड यहां पर धांधली का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है धांधली का, क्योंकि रियलिटी में और थ्योरी में एंड प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा है। तो दोस्तों आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट देखें तो मार्केट मैकेनिज्म की बात करती है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए मार्केट मैकेनिज्म। तो पेरिस एग्रीमेंट भी बहुत सारे ऑप्शन देती है कार्बन ऑफसेट मार्केट को कैसे रेगुलेट करना है। तो वो कहती है यूएन करे, वॉलंटरी मार्केट के थ्रू करें, लेकिन रूल बुक अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, अब तक क्लियर नहीं है। तो सवाल उठता है ये कैसे मार्केट रेगुलेट करे। तो क्या इसको यूएन की एजेंसी करे जिसका ग्लोबली हर जगह जो कि विटनेस करे, ओवरसी करे, जितने भी फॉरेस्ट मैनेजर्स हैं उनको ओवरसी करे, या फिर वॉलंटरी मार्केट हो, प्राइवेट सेक्टर खुद आके कर ले। तो क्या हो जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर खुद आ जाए, तो हो सकता है धांधली का स्कोप और ज्यादा बढ़ जाए। तो कैसे इसका रेगुलेशन हो, बहुत मुश्किल है ये भी करना। इसके सिवा दोस्तों एक चैलेंज आ गया है अवॉइडेड एमिशंस का। तो दोस्तों आप अगर देखें तो टोटल जितनी भी अब तक कार्बन ऑफसेट हुई है उसमें सिर्फ 5% ऑफसेट ऐसे हैं जो सच में एटमॉस्फेयर से CO2 सिक्वेस्टर कर रहे हैं। बाकी 95, एक्चुअल में 96% कैसा है, तो वो 96% अवॉइडेड एमिशंस है। यानी कि मान लीजिए मैं एक डेवलपिंग कंट्री का व्यक्ति हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक जगह पे शहर को बिजली चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं एक सिटी का मेयर हूं, तो मेरे पास प्रोजेक्ट आता है कि मैं एक नया पावर प्लांट लगाऊं। तो एक तरीका क्या है पावर प्लांट लगाने का सिटी के एनर्जी नीड्स के लिए, कि मैं थर्मल पावर प्लांट लगा दूं, सस्ता भी पड़ेगा, मजा भी आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं विंड फार्म लगाऊं। तो अगर मैं विंड फार्म लगाऊं तो कार्बन ऑफसेट मॉडल मुझे इंसेंटिवाइज करेगा, विंड फार्म लगाने के लिए मुझे पैसे देगा और इंसेंटिवाइज करेगा, सब्सिडाइज करेगा, और कहेगा कि आप अगर यहां थर्मल प्लांट लगाते इस शहर के लिए तो आप एसेंशियली एटमॉस्फेयर में CO2 डालते, लेकिन हमने आपको कुछ मदद किया, इस वजह से आप विंड फार्म लगा रहे हो और आप एसेंशियली CO2 नहीं रिलीज कर रहे। तो अमेज़न बोलेगी कि मुझे तो 100 यूनिट CO2 का कार्बन ऑफसेट चाहिए था इस साल, तो आप क्या करो, तो आप इस बार थर्मल प्लांट मत लगाओ, आप कुछ विंड फार्म लगा दो, और इस विंड फार्म से आप हर साल 100 यूनिट बचाओगे। तो ये 100 यूनिट जो आप बचा रहे हो थर्मल प्लांट ना लगा के, विंड फार्म लगा के, इससे जो 100 यूनिट आपको मिल रहा है वो मुझे ट्रांसफर कर देना। तो वो क्या हो गया, वो अमेज़न के खाते में चला जाएगा हर साल। तो अब मुझे बताइए अगर ये बात सही है तो क्या अमेज़न ने मान लीजिए 100 यूनिट CO2 तो रिलीज किया, अमेज़न के सर्वर्स चल रहे हैं, शिपिंग इंडस्ट्री उसकी शिपमेंट हो मूव कर रही है, कार्गो है, वेयर हाउसेज हैं, तो वो सब इतना ज्यादा CO2 रिलीज कर रहे हैं, बात सही है। मान लीजिए वो 1000 यूनिट CO2 जनरेट करती है, सही बात है। अब वो 1000 यूनिट CO2 में 100 यूनिट CO2 उसने क्या किया अमेज़न ने, मान लीजिए 100 यूनिट CO2 अमेज़न जनरेट करती है, तो इस 100 यूनिट CO2 के लिए उसने क्या किया, उसने एक सिटी में थर्मल प्लांट की जगह सोलर विंड फार्म लगा दिया और 100 यूनिट CO2 अपने खाते में लगवा के ऑफसेट करवा दिया। पर क्या रियलिटी में अमेज़न का ये 100 यूनिट ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर से खिंचाया? नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर में एज इट इज है। अमेज़न ने क्या किया, बस एडिशनल 100 यूनिट ऑफ CO2 को आने से रोका। पर क्या अमेज़न के पाप इससे धुल गए? अमेज़न का CO2 तो अभी भी एटमॉस्फेयर में है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो क्या इस सोल्यूशन से आप जब अवॉइडेड एमिशन को इंक्लूड कर लेते हो, क्या आप उससे ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर पाओगे? हां, यह मैं मान सकता हूं कि वो व्यक्ति, उसका प्रेफरेंस फॉर एनर्जी नीड, वो मेयर, वो थर्मल प्लांट लगाने के बजाय विंड फार्म चूज करे। आपने ये चॉइस को इंसेंटिवाइज करवा दिया, लेकिन आपका पाप नहीं धुला, आपका CO2 आज भी एटमॉस्फेयर में है। तो इसीलिए दोस्तों ये भी एक अवॉइडेड एमिशन भी एक चैलेंज है, क्या इसको इंक्लूड करना सही है या नहीं है। तो आपके CO2 तो अभी भी अकाउंट नहीं हो रहे अगर आप अवॉइडेड एमिशन इंक्लूड करते हो। लेकिन फायदा क्या है इसका?
जब आप अवॉइडेड एमिशंस डाल देते हो, इस प्रकार से इंक्लूड करते हो, तो आप इस प्रकार की एनर्जी नीड्स क्या कर देते हो, सोलर इंडस्ट्री, विंड एनर्जी, इन सबको इंसेंटिवाइज करवा देते हो। तो आपके आने वाले दिनों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आप स्टार्टिंग से ही ग्रीन करवाना शुरू कर दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो भी अभी कुछ साल तक फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे और उसके बाद कई साल बाद जाके ग्रीन होंगे, तो उनका जो एनर्जी ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी वो फास्ट हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसी वजह से इसको इंक्लूड भी किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, ड्यूरेशन, कितने देर तक ये ऑफसेट वैलिड होना चाहिए? क्या हर 10 साल में वापस से लिया जाए ये ऑफसेट का, आपको पैसा लेना चाहिए, या फिर ये ऑफसेट का कुछ फिक्स्ड लाइफ साइकिल हो, कितना साल तक आपका ऑफसेट वैलिड हो? क्या साइंटिफिक बेसिस है इसको कैलकुलेट करने का, वो बताइए, नंबर 1। नंबर 2, इसी बीच आपने ऑस्ट्रेलिया में खूब कार्बन ऑफसेट बना के एक जंगल मैनेज कर रहे थे और आपने अब तक मान लीजिए 10,000 यूनिट ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट का जंगल बना रखा है, यानी 10,000 यूनिट ऑफ CO2 जो एटमॉस्फेयर में होता वो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करके अपने बायोमास में स्टोर करके रखें। पर एक दिन एक शाम लग गई आग, तो क्या हो गया, ये सारा का सारा बायोमास जल गया और 10,000 यूनिट ऑफ CO2 अचानक से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो अब क्या करोगे? आपकी तो सारी मेहनत बर्बाद। तो जंगल में जब लगेगी आग तब क्या करोगे? तो नॉन परमानेंस है कार्बन ऑफसेट, यही बताना चाह रहे हैं। इसके बाद आप देखें तो कोई आर्टिफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया है, आप एक जंगल है, आर्टिफिशियली प्रोटेक्टेड एरिया है, उसको फॉरेस्ट मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, पर वहां पे रहने वाले इंडिजिनस पॉपुलेशन का क्या? इनके भी तो हक है। इनके हक का क्या होगा? इनका भी राइट है ना। FRA हमारे यहाँ जो प्रोटेक्ट करती है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इनके राइट का क्या होगा? इनका लाइफस्टाइल है, इनका एक वे ऑफ लाइफ है जो कि उस जंगल से जुड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? उसको संरक्षित कौन करेगा? इसके सिवा वो फॉरेस्ट मैनेजर क्या चाहेगा? उस जमीन पे किस प्रकार का जंगल हो? वो जाहिर सी बात है यही चाहेगा उस जमीन पर जंगल वैसा हो जो खूब सारा एटमॉस्फेयर से CO2 सिक्वेस्टर करता हो। अब मुझे बताइए तो वहां की स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? वहां पे मान लीजिए वो राजस्थान का कोई डेजर्ट वाला इलाका है, ड्राईलैंड एरिया है, उस ड्राईलैंड एरिया में मैं रेडवुड जैसे पेड़ लगाने शुरू कर दूं, वहां पर मैं सिंचाई करवा के यूकलिप्टस जैसा कोई पेड़ लगाने लगूं, तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर लेवल पूरा का पूरा खत्म कर देगा, खींच लेगा वो, एंड उसके बाद वो पूरा का पूरा इसके सिवा जो लोकल इकोसिस्टम है उसको भी बिगाड़ देगा। तो इसलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम है वो इन्वेजिव स्पीशीज से बिगाड़ सकती है, वो भी तो अकाउंट कीजिए। इसके सिवा ऐसा भी तो हो सकता है कि असम, मान लीजिए असम, नागालैंड, अरुणाचल, कहीं पर मान लीजिए नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड में मैं एक फॉरेस्ट मैनेजर ने एक पैच ऑफ लैंड प्रोटेक्ट कर लिया और वहां पे जंगल लगा रहा है। इस प्रकार से वहां की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उसको भी भगा दिया, बोला जाओ यहां से, आज से ये मेरा प्राइवेट फॉरेस्ट। तो ये इंडिजिनस पॉपुलेशन क्या करेगी? अब वहां पे झूम कल्टीवेशन करती थी, अब वहां तो नहीं करेगी। तो अब वो प्राइवेट पैच ऑफ फॉरेस्ट में जो भी कार्बन बन रहा है वो एटमॉस्फेरिक CO2 सिक्वेस्टर हो रहा है, तो जितना कार्बन वो कैप्चर करता है उसको कार्बन ऑफसेट मार्केट में बेचता है, यानी कि वो कुछ कार्बन कैप्चर कर रहा है। बट रियलिटी में क्या है? रियलिटी में दोस्तों वो इंडिजिनस पॉपुलेशन अब उस जमीन में तो झूम कल्टीवेशन नहीं करेगी, लेकिन इस जमीन के बगल वाले जमीन में क्या करेगी? वहां चली जाएगी, वहां पे जाके झूम कल्टीवेशन करेगी। तो वो अभी भी उतना ही एटमॉस्फेयर में CO2 डाल रही है जितना पहले डालती थी। तो आपकी अकाउंटिंग क्या है? फॉल्टी है, रियलिटी को आप नहीं इंक्लूड कर रहे। तो दोस्तों यही चैलेंजेस हैं, इतना आप जान जाओ तो आप कोई भी आंसर मेंस में लिख लोगे और बहुत अच्छा आंसर लिखोगे। तो आपके ऊपर क्या है अब? आपकी जिम्मेदारी आपको मैं PDF दे दूंगा, आप इसको कट शॉर्ट कीजिए, समराइज कीजिए और पॉइंट्स में लिखिए। इसके सिवा इस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आप लोग और एक मेरे द्वारा बनाया गया एक लेक्चर देखेंगे, पाथफाइंडर पे ही है, रशिया के फॉरेस्ट के ऊपर है, तो आप उसको जरूर देखिएगा एंड आपके काफी ज्यादा कंसेप्ट्स के साथ क्लियर हो जाएंगे।
तो जब भी अन अकेडमी आए दोस्तों, यूजी कोड KC10, क्योंकि आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जैसे ही आप KC10 कोड यूज करेंगे तो आपको जो गाइडेंस है मेरे द्वारा मिलेगी डायरेक्टली सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। इसके सिवा दोस्तों अन अकेडमी में आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप भी हो रही है, तो इसका हिस्सा बने। 3 करोड़ की स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस है, आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट मेंटर्स आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ लिमिटेड सीट्स हैं, 100 सीट्स ही हैं जो कि आपको डायरेक्ट 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी ड्रीम आप चेज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल बुक्स भी दे रहे हैं, हार्ड कॉपी, एंड साथ साथ आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज हैं। आप अगर कॉस्ट देखें, प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। कॉम्बो प्राइसेस भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 1 साल की प्राइस हो जाती है 57,500 रुपीज, साथ साथ उसके ऊपर आप 10% रेफरल कोड भी यूज करेंगे तो और 10% हो जाएगा ना, 51-52 हो जाएगी। वहीं आइकनिक प्राइसेस आप देख सकते हैं, KC10 कोड यूज करें तो 1 साल की है जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो जिसमें जीएस की आइकनिक है, दैट इज 76,500 रुपीज, और जैसे ही आप KC10 लगाएंगे तो इसकी कॉस्ट फर्दर 10% कम हो जाएगी, यानी करीबन 69,000-68,000 करीब आपको पड़ेगा। नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं 9 जून से, तो इसका हिस्सा बने एंड मेक बेस्ट ऑफ इट। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं, इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, KC10 कोड से इसमें एनरोल करें, अन अकेडमी कॉम्बैट का हिस्सा बने। एंड इसके साथ दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।